अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं चैनल अनफोल्डिंग फैक्ट्स। साथियों, रूस और यूक्रेन के बीच वर्तमान क्राइसिस एक बहुत ही जटिल क्राइसिस है और इसको गहराई से जानने के लिए दोनों देशों के इतिहास को जानना अत्यंत आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब कीव मॉस्को की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली था। एक समय ऐसा भी था जब यूक्रेन और अमेरिका एक दूसरे के धुर विरोधी थे। आज की वीडियो में हम यूक्रेन और रूस के ऐतिहासिक तथ्यों को जानेंगे। साथ ही जानिए कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत 9वीं शताब्दी से करते हैं। 9वीं शताब्दी में एक स्टेट था जिसका नाम था कीवियन रूस या कीवियाई रूस। यह 9वीं से 13वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। यहाँ स्लाविक लोग रहते थे और इस राज्य की राजधानी कीव हुआ करती थी। 980 से 1015 तक कीवियन रूस का शासक व्लादिमीर महान था। रशियन में इस महान शासक का नाम व्लादिमीर है और यूक्रेनियन भाषा में वोलोदिमीर है। और भाग्य का विधान देखिए कि आज भी रूस और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के नाम की शुरुआत व्लादिमीर और वोलोदिमीर नाम से ही होती है। रशियन और यूक्रेनियन की वंशावली भी इसी स्लाविक राज्य से है। तब से लेकर वर्तमान तक बहुत कुछ बदल चुका है। यूक्रेन रशियन राज्य के अंतर्गत था। रूस और यूक्रेन दोनों सोवियत गणराज्य थे। यूएसएसआर के अंतर्गत आने वाले 15 राज्यों में रूस सबसे ज्यादा शक्तिशाली था और यूक्रेन दूसरा सबसे शक्तिशाली था। यूक्रेन राज्य में डिफेंस इंडस्ट्रीज थी, बड़ी बड़ी एग्रीकल्चरल लैंड और सोवियत न्यूक्लियर आर्सेनल थी। कोल्ड वॉर के समय यूक्रेन यूएसए का कट्टर विरोधी था। 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद यूक्रेन और रूस अलग अलग स्वतंत्र राज्य बन गए। यूक्रेन में रूस के काफी न्यूक्लियर आर्सेनल थे, जिसको उसने वर्ष 1994 में रूस को वापस कर दिए। बदले में रूस ने यूक्रेन की सुरक्षा और उसकी सॉवरेनिटी का सम्मान करने का वादा किया। उन्होंने 1994 में बुडापेस्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एक दूसरे की स्वतंत्रता और सॉवरेनिटी का सम्मान करने का वादा किया। उस समय विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे। उनकी रेपुटेशन एक मनमाने, करप्ट और प्रो रशियन प्रेसिडेंट के रूप में थी। वर्ष 2013 में यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन यूक्रेन ट्रेड डील को खारिज कर दिया था। इस डील से यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के बीच काफी मजबूत संबंध बन सकते थे। इसके बदले में यानुकोविच ने 15 बिलियन का बेल आउट पैकेज रूस से लेना मंजूर किया। ऐसा करने से बहुत से यूक्रेनियन लोगों को देश को बेचे जाने जैसा महसूस हुआ। परिणाम स्वरूप यूक्रेन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसको यूरो मैदान कहा गया। यूरो इसलिए क्योंकि ये प्रदर्शन यूरो के समर्थन में थे और मैदान इसलिए क्योंकि ये कीव के मैदान में थे और वर्तमान में से इंडिपेंडेंट स्क्वायर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ विरोधियों ने यूरोपियन यूनियन डील के समर्थन में नारे लगाए और अंत में विरोध प्रदर्शन का समापन निर्वाचित राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटाने और यूक्रेनी सरकार को उखाड़ फेंकने से हुआ। यहाँ पर रूस प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच का समर्थन कर रहा था, जबकि वेस्ट विरोधियों का समर्थन कर रहा था। फरवरी 2014 में विक्टर यानुकोविच को हटना पड़ा और वो देश छोड़कर भाग गए और रूस पहुंच गए। लेकिन इस घटना से समस्त यूक्रेन वासी खुश नहीं थे। बहुत से रशियन बोलने वाले यूक्रेन वासी यानुकोविच को यहीं देखना चाहते थे। जब वो यूक्रेन से भागे तो बहुत से माइनॉरिटी यूक्रेनियन को स्वयं को बेदखल होने जैसा लगा। सीमा के दूसरी तरफ रूस भी इस घटना से नाराज था, क्योंकि उसका समर्थित पपेट रूपी राष्ट्रपति को वो खो चुका था। इस घटना से उबरने के लिए रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया। अब प्रश्न यह है कि वाई क्राइमिया? आइए एक बार पुनः इतिहास में जूम आउट करते हैं। क्राइमिया एक पेनिनसुला है। यह ब्लैक सी के पास स्थित है। 1954 में सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्राइमिया को स्थानांतरित किया था। इसको रशियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक को दिया गया था। क्रुश्चेव ने उम्मीद की थी कि क्राइमिया के स्थानांतरण से यूक्रेन और रूस के लोगों के बीच का भाईचारा और अधिक मजबूत होगा। दोनों रूस और क्राइमिया सोवियत यूनियन के भाग थे, इसलिए इस स्थानांतरण का बहुत अधिक महत्व भी नहीं था। जब 1991 में यूक्रेन यूएसएसआर से इंडिपेंडेंट हुआ, क्राइमिया ने यूक्रेन को चुना। इस पेनिनसुला को स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई। क्राइमिया में रूसी मिलिट्री बेस भी था। मॉस्को ने क्राइमिया की स्वतंत्रता को सम्मान देने का वादा किया था।
रूस में बहुत से लोग इस विचारधारा के थे कि क्राइमिया को यूक्रेन में शामिल होने देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। वर्ष 2014 में यानुकोविच को यूरो मैदान के विरोध प्रदर्शन के बाद यूक्रेन की सत्ता से बाहर कर दिया गया। रशियन मिलिट्री ने क्राइमिया में गवर्नमेंट बिल्डिंग को जब्त करना शुरू कर दिया और सारा क्राइमिया पेनिनसुला मिलिट्री द्वारा कब्जा कर लिया गया। इसके बाद क्राइमिया में एक रेफरेंडम अर्थात जनमत संग्रह कराया गया। 16 मार्च 2014 में क्राइमिया के लोगों ने रूस के साथ जाने के पक्ष में वोट दिया। क्या ये वोटिंग लेजिटिमेट थी? वेल, ये डिपेंड करता है कि आप ये प्रश्न किससे करते हैं। पुतिन के लिए ये क्राइमिया का लिबरेशन था, जबकि पूरी दुनिया के लिए ये क्राइमिया का एनेक्सेशन था। इसके बाद रूस का फोकस पूर्वी यूक्रेन की तरफ शिफ्ट हो गया, जहां रशिया समर्थित अलगाववादियों ने टेरिटरी को जब्त किया था। यूक्रेन की फोर्स ने पहले आक्रामक रवैया नहीं अपनाया था, लेकिन 17 जुलाई 2014 को जब 298 लोगों को ले जाने वाली एक फ्लाइट को अलगाववादियों ने मार गिराया, तब यूक्रेन की सेना ने अलगाववादियों को नष्ट करने का फैसला लिया था। जब रूस समर्थित अलगाववादी यूक्रेन में अपनी जड़ें खोने लगे, तब रूस की सेना ने यूक्रेन में प्रवेश किया। उन्होंने पूर्वी यूक्रेन में प्रवेश किया और अलगाववादियों का साथ दिया, और इसके बाद दोनों देशों रूस, यूक्रेन और वेस्ट के बीच वार्तालाप की श्रृंखला शुरू हो गई। इस वार्ता के परिणाम के रूप में मिन्स्क एकॉर्ड रहा, जिसे पहली बार वर्ष 2014 में हस्ताक्षरित किया गया था। दोनों देश सीज फायर और मिलिट्री को विड्रॉ करने पर सहमत हो गए। विद्रोह प्रभावित क्षेत्र में यूक्रेन चुनाव कराने पर भी सहमत हो गया, परंतु 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी मिन्स्क एकॉर्ड लागू नहीं हो सका। भूगोल की बात करें तो यूरोप में रूस को छोड़कर यूक्रेन सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन लगभग 6 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई करता है। यूक्रेन की जनसंख्या लगभग 44 मिलियन है। यूक्रेन की जीडीपी $155 मिलियन से अधिक है। यूक्रेन की पर कैपिटा इनकम लगभग $3,700 है। वर्तमान में यूक्रेन कई कारणों से ईस्ट और वेस्ट में विभाजित है। यूक्रेन का पश्चिमी भाग अपने आप को यूरोप के ज्यादा घनिष्ठ मानता है, जबकि यूक्रेन का पूर्वी भाग अपने आप को भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से रूस के ज्यादा करीब समझता है। पश्चिमी यूक्रेन में लोग यूक्रेनियन भाषा बोलते हैं, जबकि पूर्व में लगभग तिहाई लोग रूस के निवासी हैं। पश्चिमी यूक्रेन के लोग रूस को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, जबकि पूर्वी यूक्रेन के लोग रूस के साथ सामूहिक इतिहास और विरासत की बात करते हैं। यूक्रेन में भी विद्रोह चल रहा है। उसकी सेनाएं विद्रोहकारियों से लड़ती रहती हैं। यूक्रेन के 2 क्षेत्र डोनेट्स्क और लुहांस्क विद्रोहियों के कब्जे में है। दोनों को मिलाकर डोनबास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। रूस ने एक बार फिर अपनी सेना भेजी। इस बार वो बॉर्डर पर स्टेशन रही। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नाटो का एक्सपेंशन नहीं चाहते। नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री अलायंस है। इसमें यूएसए, यूके, कनाडा, डेनमार्क, लक्समबर्ग, इटली आदि फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और कुछ देशों ने नाटो की सदस्यता बाद में प्राप्त की है। वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या 30 है। इन देशों ने कोल्ड वॉर के बाद अपनी सदस्यता ली है। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, जबकि पुतिन यूक्रेन को किसी भी कीमत पर नाटो में शामिल होने देना नहीं चाहते, बल्कि पुतिन पूर्व यूएसएसआर के 15 देशों में से किसी को भी नाटो में शामिल नहीं होना देना चाहते। यह पूरे घटनाक्रम की आधी कहानी है, और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि बहुत कुछ इतिहास में छिपा हुआ है। जब पुतिन ने क्राइमिया पर कब्जा किया तो उनकी प्रसिद्धि रूस के लोगों के बीच में कई हजार गुना बढ़ गई, और वो एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभर कर आए। क्राइमिया और यूक्रेन के कुछ भाग पर कब्जा कर लेने से रशिया की एक सुपर पावर वाली इमेज पुनः स्थापित होने लगी। बहुत से रूसी लोग यूक्रेन की स्वतंत्रता को एक ऐतिहासिक गलती मानने लगे। यह सत्य है कि ज्यादातर समय यूक्रेन पर रूस का ही राज्य था। वास्तविक रूप से 1991 से पहले तक यूक्रेन बहुत थोड़े समय के लिए ही स्वतंत्र था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले एवं 1600 के आसपास ही केवल बहुत थोड़े समय के लिए ही यूक्रेन स्वतंत्र रहा। बाकी समय में आधुनिक इतिहास में यूक्रेन रूस के ही अधीन रहा। 6 यूक्रेनी लोगों में से 1 रशियन मूल का है। प्रत्येक 3 यूक्रेनी में से 1 यूक्रेनी की रशियन मूल भाषा है। तो इस हिसाब से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का ये कहना कि ऐतिहासिक रूप से हम एक हैं सही है, लेकिन केवल कॉलोनियल इतिहास के आधार पर ही केवल यूक्रेन को अपना कहना गलत है। यह तो ठीक वैसा ही हो गया जैसे ब्रिटेन कॉलोनियल शासन के आधार पर इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका या फिर स्पेन, फिलीपींस पर अपना क्लेम दिखाने लगे।
पूर्व साम्राज्यवाद को वर्तमान विस्तारवाद से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इतिहास गवाह है कि बलपूर्वक यूक्रेन को क्रूसीफाई किया गया है। रशियन लीडर कैथरीन दी ग्रेट ने 1700 में यूक्रेन का रूसीकरण किया। रशियन मूल के लोगों को यूक्रेन लाकर स्थापित कराया गया। स्कूलों को रशियन भाषा पढ़ाने के लिए बोला गया। 1800 तक यूक्रेनी भाषा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1930 में सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन के समय यूक्रेन में फेमाइन आया। लाखों पूर्वी यूक्रेनी लोग मारे गए और पूर्वी यूक्रेन में एथनिक रशियन लोगों को स्थापित किया गया। 1940 में टाटारास मूल के लोगों को स्थापित किया गया, जो कि मूलतः तुर्क होते हैं। बाद में उनको भी रूसी लोगों से पुनर्स्थापित कर दिया गया। यही कारण है कि वर्तमान में पूर्वी यूक्रेन में अधिकतर लोग रशियन मूल के हैं और रशियन भाषा बोलते हैं। पूर्वी यूक्रेन वाला भाग रूस को हमेशा से ही प्रिय रहा है। यहाँ पर कोल, आयरन है और यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ है और रूस के साथ ऐतिहासिक नाता है। इसी कारण बार बार होली रूस की बात होती है। इसके अनुसार रूस और यूक्रेन के निवासी एक हैं। 70% यूक्रेनी लोग इस विचारधारा से असहमत हैं। 72% यूक्रेनी लोग रूस को एक होस्टाइल स्टेट अर्थात शत्रु राज्य मानते हैं। वर्तमान में 33% यूक्रेन के लोग रूस के साथ हथियार लेकर युद्ध करने को तैयार हैं। 22% लोग रूस के साथ नागरिक प्रतिरोध सिविल रेजिस्टेंस के लिए तैयार हैं। 67% यूक्रेन के लोग यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के पक्ष में हैं। 59% लोग यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के पक्ष में हैं। वर्तमान में यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वर्ष 2019 में एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करते हुए सत्ता में आए। वो रूस के मुखर आलोचक हैं। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पूर्वी यूक्रेन में रूस के आधिपत्य स्थापित करने का विरोध किया है। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के लोगों ने 73% वोट के साथ जिताया है। आज ज़ेलेंस्की यूक्रेनी लोगों की अभिलाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही व्लादिमीर पुतिन रूस को और विस्तार देकर उसके सुपर पावर वाली इमेज को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। तो साथियों, ये थी यूक्रेन रशिया विवाद के संबंध में विशेष वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।